दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय ग्रीष्म का मौसम चल रहा है और जायद की फसलों की आप तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से इस मौसम में फसलों को ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में फसलें पानी ज़्यादा मांगती है। कई किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था होती है, कुछ किसान भाइयों के पास सिंचाई होती है लेकिन कम होती है। तो जायद में उद्यान की फसलों की देखभाल कैसे करें और किस तरह से जो है इनका रखरखाव करें ताकि कम पानी में भी बेहतर उत्पादन ले सके, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि गोविंद नगर नर्मदापुरम से हमारे बीच में आए हैं। वहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर पदस्थ है। लवेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कृषि दर्शन को देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि जायद में उद्यानिकी फसलों की देखभाल, ये आज का हमारा विषय है। तो डॉक्टर चौरसिया साहब, आप बताएं कि इस समय अभी खेतों में क्या काम चल रहा है। हाँ, जैसे हम देखते हैं जो सब्जी लगाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनके यहाँ इस समय भिंडी लगी हुई है, लौकी गिलकी है, करेला है, कद्दू है। फूलों की बात करें तो गेंदे की फसल है। दूसरे जो एनुअल की बात करते हैं, समर एनुअल की, तो वो कुछ फूल लगे हुए हैं। और जो किसान भाई प्रसंस्करण का काम करते हैं, तो जैसे हल्दी अभी निकली हुई है तो वो हल्दी पिसवा के अभी प्रसंस्करण का काम कर रहे हैं। अदरक की खुदाई हुई है तो उसका भंडारण कर रहे हैं। तो ये जायद का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें किसान भाइयों को गर्मी को देखते हुए कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत रखने की जरूरत होती है। सही बात है। और फिर जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो धीरे धीरे सिंचाई के जो स्रोत होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इस समय यदि सिंचाई प्रबंधन करना है तो हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे खास तौर से। किसान भाई कृषि विभाग में आप देखेंगे तो स्प्रिंकलर का प्रावधान होता है। और यदि उद्यानिकी विभाग में देखें तो ड्रिप सिंचाई का प्रावधान होता है, जिसको हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई। तो आज के समय में जो पुरानी पद्धति थी हमारी के ट्यूबवेल खोल के पाइप से जो हम पानी तालाब भर देते थे खेत में, उससे क्या है कि मिट्टी के अंदर हवा की कमी हो जाती थी। और पौधों की वृद्धि के लिए हम जानते हैं पानी के साथ साथ हवा भी चाहिए, लेकिन जब हम बहा के पानी देते हैं तो हवा पूरी खत्म हो जाती है, मिट्टी कड़ी हो जाती है और फिर खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। वहीं हम यदि स्प्रिंकलर सिंचाई करेंगे तो पानी की बचत होगी, और ड्रिप सिंचाई करेंगे तो उससे भी पानी की बचत होगी। और जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है, यदि वो स्टोरेज में पानी का टैंक बना कर रख लें और जब लाइट आती है उस समय भी चला दें, या थोड़ी हाइट पे बना दें। जिनके हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय लाइट की भी बहुत समस्या होती है, तो थोड़ी ऊंचाई पे टंकी बना लें, बाल्ब खोलें तो केवल प्रेशर से भी पानी चल जाएगा, तो लाइट पर भी निर्भरता उनकी थोड़ी कम हो जाएगी। रसायनों की वजह जो है आजकल जो है प्राकृतिक खेती में हमारे किसान भाई ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यदि प्राकृतिक रूप से उन्हें नष्ट करना है तो कोई क्या उपाय हो सकता है। हाँ, जैसे आज के समय में प्राकृतिक खेती का हमारी सरकार का भी बहुत जोर है, और मध्य प्रदेश सरकार भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है जो कृत्रिम साधन है हमारे, जिससे दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग ना करें। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले हमें पशुधन को संभालना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं रोड पे आवारा गायें घूमती रहती हैं, यदि किसान भाई उनको बांध के रखें, यदि वो दूध नहीं भी दे रही हैं तो उनसे गोबर और गौमूत्र जो मिलेगा, गोबर से ही हम देखते हैं आज के समय में जीवामृत बनता है, घन जीवामृत बनता है, नीमास्त्र बनता है, कई प्रकार के जो जैविक हमारे पदार्थ तैयार हो जाते हैं। तो किसान उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाजार में जो महंगे रसायन है उनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, उनकी लागत भी कम होगी, तो उनको अधिक फायदा हो सकता है। तो आज के समय में इसलिए प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, एक बात आपने भी महसूस की होगी कि हम धीरे धीरे जब प्राकृतिक खेती की तरफ या जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो लागत हमारी कम हो जाती है। हालांकि कुछ सालों के लिए उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जब 2-3 साल बाद उसका पर्याप्त उत्पादन हमें मिलता है तो हमें लगता है कि वास्तव में जो हम पहले रसायनों का उपयोग करते थे वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दुष्प्रभावकारी होता था। लेकिन जैविक खेती में सारी चीज़ें अपनी होती है, घर का उत्पादन होता है, घर के संसाधन होते हैं। अभी आजकल हमारे प्रदेश में जैसे ग्रीष्म काल में यदि करना चाहे जैविक खेती तो किस तरह से सफल हो सकती है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों को, जैसे जो किसान भाई खुले में लौकी गिलकी करेला का पंडाल बनाते हैं जी। उसके अंदर पंडाल के नीचे थोड़ी छांव हो जाती है, तो वहाँ चाहे तो धनिया की फसल लगा सकते हैं। यदि उनके क्षेत्र में विपणन की सुविधा है, फूल गोभी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं टमाटर इस समय अप्रैल के मई के महीने में ख़त्म हो जाता है तो बाजार में भाव बढ़ने लगता है। तो यदि लौकी गिलकी करेला को उन्होंने ऊपर पंडाल में बनाया है या सेम की बेल को चढ़ा रखा है, तो नीचे उसके में दूसरी फसल लगा सकते हैं, ताकि उसको आधी धूप आधी छाँव मिलेगी तो उसकी बढ़वार भी अच्छी हो जाएगी। और इस समय बाजार में जो उपलब्धता कम होती है, तो जो किसान भाई इस तरीके से लगाएंगे तो उनको अधिक भाव भी मिल सकता है। सही बात। अच्छा चौरसिया साहब, जैसे ये नेट के अंदर जो है, जाली के अंदर जो है फसलें लगाते हैं, खासतौर से सब्जी
उत्पादन करते हैं हमारे किसान भाई, तो ये नेट का क्या सिस्टम रहता है, कैसे क्या रहता है? हाँ, इसमें 3 तरह की नेट बाज़ार में उपलब्ध होती है। एक कहलाती है हमारी कीटरोधी जोली अच्छा। जाली, जो कि 40 से 50 में इसकी होती है। इसका प्रयोग किया जाता है नर्सरी उगाने के लिए। जैसे आज के समय हम देखते हैं मिर्ची की फसल है या टमाटर की फसल है, जी। इसमें कुकड़ा रोग बहुत लगता है और ये नर्सरी की अवस्था में ही लग जाता है। यदि हम 40 में इसकी जाली से नर्सरी को ढक दें और हजारे से ऊपर पानी देते रहें, तो 1 महीने तक पौधा ढका रहेगा और जब 1 बिल्कुल। महीने बाद खेत में लगाएंगे तो उसमें बिना किसी रसायन के हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक तो हो गया कीटोदी जाली, दूसरा कहलाता है शेड नेट, जिसको हम हर एक कलर की जाली से पहचानते हैं। अच्छा। उसमें आधी धूप आधी छाँव आती है, तो गर्मी के मौसम में यदि तापमान को कम करना है उसमें काम आ जाती है। ठंड के मौसम में पाले का भी नुकसान कम पड़ता है उसमें, तो वो उस फायदे के लिए होती है। और तीसरी नेट जो होती है जिसको अपन कहते हैं पॉली हाउस, क्योंकि अच्छा। पॉलीथीन से बनी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो उसका प्रयोग किया जाता है बेमौसमी खेती करने के लिए। जो भी किसान भाई पॉली हाउस की खेती करना चाहते हैं उन्हें सीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। खुले खेत में जो फसल लगाते हैं उसी समय यदि हमने पॉली हाउस में लगा ली तो हमारी लागत नहीं निकलेगी, क्योंकि किसान भाई बहुत खुले खेत में खेती करते हैं तो उत्पादन बहुत आता है और मार्केट में यदि उसी समय हमारे पॉली हाउस का उत्पादन आएगा तो हमें रेट नहीं मिलेगा। हमें ये ध्यान रखना है जिस समय किसान भाई खुले खेत में नहीं लगाते हैं जो चीज़ पॉली हाउस में उस समय लगाएं। जैसे हम बात करते हैं पॉली हाउस में अभी जो लगाना है तो टमाटर की नर्सरी डाल के टमाटर को लगाएं, ताकि जून जुलाई से लेकर नवंबर तक टमाटर बाजार में 80 रुपये किलो मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी जब फसल हम लगाते हैं और बेमौसम में लगाते हैं, इसी तरह बारिश का महीना है तो हम ब्रोकली लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, जिनका बाजार में अधिक भाव मिलता है। और ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, रबी मौसम में सब्जी लगाते हैं और एक साथ बाजार में आने के कारण किसी किसान भाई को रेट नहीं मिलता, तो किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। तो किसान यदि खुले खेत में भी करते हैं तो थोड़ा बदल बदल की फसल लगाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं आज के समय में फसल विविधीकरण। एक ही फसल पर ना जाते हुए यदि खेत में हमारे पास 10 प्रकार की फसलें हैं तो एक फसल में यदि कीट बीमारी या किसी परेशानी से उनकी फसल प्रभावित हो भी गई तो दूसरी फसल उनको आय दे जाएगी। तो आज के समय में फसल विविधीकरण बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। चौरसिया साहब, किसान जो उत्पादक संगठन है FPO शायद उसको कहते हैं, तो ये क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं? हाँ, ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है। अभी 10,000 नए FPO के गठन की सरकार ने अभी घोषणा की है जी। और हर जिले में 3 संस्थाएं इसके लिए चयनित की गई हैं। एक तो नाबार्ड पुरानी संस्था है जो काम कर रही है, हाँ। एक है स्मॉल फार्मर एग्रो कंसोर्टियम जिसको हम SFSC कहते हैं। तो नाबार्ड और SFSC से जो FPO बनेंगे वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे। जी। तीसरा है NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके द्वारा कोऑपरेटिव एक्ट के तहत FPO बनाए जाएंगे। तो सरकार ने हर जिले में विकास खंडों को विभक्त कर दिया कि किस विकास खंड में कोऑपरेटिव एक्ट के तहत किसान बना सकते हैं FPO, किस विकास खंड में वो कंपनी एक्ट के तहत बना सकते हैं। और जो संस्था वहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी, जैसे जिस विकास खंड में नाबार्ड काम कर रहा है तो वहाँ के किसान कंपनी एक्ट में जोड़ सकते हैं, जहाँ SFSC काम कर रही है वहाँ कंपनी एक्ट में जोड़ सकते हैं किसान। लेकिन जहाँ NCDC को ब्लॉक मिले हैं तो वहाँ किसानों को कोऑपरेटिव के तहत पंजीयन कराना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे हम जानते हैं छोटे मझोले किसान हमारे यहाँ ज़्यादा है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में बोलें तो, कि जो बड़े किसान हैं वो तो अपनी खेती के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं जी। लेकिन जब छोटे किसानों का समूह मिलकर काम करता है तो जैसे उन्हें कृषि आदानों को खरीदना है या विपणन करना है तो हर किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाता है, तो उसकी तुलना में यदि वो समूह में तय कर लें तो उनके पास ट्रक भर के मटेरियल हो जाएगा, तो उनकी नेगोशिएशन की क्षमता बढ़ेगी। चाहे वो कृषि आदानों को खरीदना हो, चाहे बेचना हो या कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना हो, तो अकेला एक किसान नहीं कर पाता। जब हम कहते हैं किसान उत्पादक संगठन, इसमें मैदानी क्षेत्रों में 300 लोगों की संख्या होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 लोगों की संख्या। तो एक किसान की तुलना में यदि उसके साथ 300 किसान जुड़े होंगे तो वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से किसान जो है सामूहिक रूप से भी एकत्रित होकर ये जो गठन किया गया है उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संगठन का, उसमें शामिल होकर भी काफ़ी कुछ नई गतिविधियां कर सकते हैं। जी। अच्छा, फसलों में रोग प्रबंधन की यदि बात करें तो इस समय जो है रोग प्रबंधन के लिए क्या कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी? हाँ, जैसे हमें ध्यान रखना है, आज के समय में कई प्रकार के बाजार में जैविक साधन आ गए हैं। हाँ। जैसे जिसमें माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है। बिल्कुल। हम डायरेक्ट रसायनों का इस्तेमाल ना करके, हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, इनका माइक्रो प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पे ये उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा राजमाता विश्वविद्यालय ग्वालियर में भी उपलब्ध है। तो किसान भाई आज के समय में जो हम कहते हैं ना बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, जैसे राइजोबियम है, PSB है, या आज के समय में कोई भी उत्पाद हो, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो भी हम किसान भाई खाद दे रहे हैं खेत में वो जम जाती है, तो उसको घोलने के लिए कई जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि खाद तभी अच्छे से काम करती है जब मिट्टी में जीवाणु अधिक होंगे। तो आज के समय में हम कहते हैं इसी तरह कीटों का प्रबंधन करना है तो रस चूसक कीटों के लिए पीले नीले कार्ड बना सकते हैं,
उसके ऊपर गोंद लगा लें तो कीड़े उस पर चिपक जाएंगे, हमें दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। फेरामेन ट्रैप आता है तो उसमें जो इल्ली होती है उसमें मादा की गंध होती है, तो नर कीड़े आके फंस जाते हैं, उनका प्रजनन रुक जाता है, तो नई इल्ली नहीं आ पाती। तो इस तरह से हम प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह एक लाइट ट्रैप होता है, रात में उसको जला कर रखना पड़ता है थोड़े समय के लिए, तो उससे क्या है कुछ कीड़े जो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं वो आके उसमें फंस जाते हैं। तो बिना रसायनों के हम इस तरह से कीड़ों का प्रबंधन और रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो मतलब ये जैविक विधि से बहुत आसान है कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन। हाँ, बस इसमें तैयारी थोड़ी पहले से करनी पड़ेगी किसान भाइयों को, क्योंकि हम जानते हैं जैसे अंग्रेजी दवाई है उसी तरह रसायन एंड टाइम पे काम आते हैं, लेकिन हमें जब समन्वित प्रबंधन करना है तो इनकी तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि एक बार रोग बीमारी आ गई फिर हम प्रयोग करेंगे तो असर कम हो गया। हमें इनका प्रयोग पहले से करना पड़ेगा ताकि हम रोग बीमारी को आने न दें। बिल्कुल सही बात। और किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यही है कि हम कोशिश करें कि पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर लें ताकि रोग या बीमारियां नहीं आ पाए। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर हैं और किसान भाइयों, हम बातचीत कर रहे हैं जायद में फसलों के प्रबंधन के संबंध में। और इस समय ग्रीष्म काल में आपको कौन कौन सी फसलें जो आपने लगा रखी हैं उनका किस तरह से ध्यान रखना है। डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि उद्यान के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ में हैं। चौरसिया साहब, ग्रीष्म काल में जैसे हमने पहले सिंचाई की बात की थी जी, अब हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, तो पोषक तत्व प्रबंधन हमें कैसे करना है? देखिए हम इसमें भी हम दो बात जोड़ेंगे किसान भाई। जैसे जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो वो गोबर खाद का अच्छे से प्रबंधन करें। तो आज के समय में हम जानते हैं जैसे गोबर खाद को अच्छी तरह से पकने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं जी। तो उससे यदि वो जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, तो वो 1 महीने में तैयार हो जाती है। केंचुआ खाद में यदि बदल लेते हैं उस खाद को तो 2 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस तरह से वो अपनी गोबर खाद का कम समय में पका के प्रयोग कर सकते हैं फसल में अपनी। और जो लोग रासायनिक खेती करते हैं, यदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या अपना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं पारंपरिक विधि क्या होती है किसान भाइयों की, 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डालते हैं वो। और यूरिया को गवर्नमेंट ने नीम कोटेड कर दिया है। तो पहले जो 50 किलो की बोरी आती थी वो अब 45 किलो की आ रही है। तो सरकार ने कहा कि कम से कम 10 किलो यूरिया कम डलेगा। पहले जो 100 किलो डलता था अब वो 90 किलो डल रहा है। अब इसी तरह आपने देखा होगा सरकार नैनो यूरिया, नैनो DAP लेके आई है, तो इसका प्रयोग और कम मात्रा में होगा। आधा लीटर की बोतल है वो आपकी 45 किलो की बोरी को रिप्लेस कर देगी एक तरह से। तो सरकार भी धीरे धीरे कोशिश यही कर रही है नए उत्पाद लाके कि जो हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं या जो हम मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं उस मात्रा को हम कम कर सकें। इसी तरह जो किसान भाई खेत में फेंक के देते हैं खाद, तो वो 90 किलो लग जाती है। बिल्कुल। उसी की तुलना में यदि पर्णीय छिड़काव कर दें तो हम 2 किलो का एक बार सॉल्यूशन बनाएंगे 200 लीटर पानी में, 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। यदि 5 बार भी हम छिड़काव करेंगे तो 10 किलो की मात्रा लगेगी। तो जहाँ 90 किलो लग रही थी फेंकने में, हम पर्णीय छिड़काव करेंगे 10 किलो यूरिया की मात्रा लगेगी। इसी तरह दूसरे पोषक तत्व की बात करें, इसी तरह हम बात करते हैं जिन किसानों के पास ड्रिप है और फर्टिगेशन की सुविधा है, तो बाल्टी में खाद घोल के ड्रिप के द्वारा भी खाद दे सकते हैं, तो उसमें मात्रा और कम हो जाती है जी। तो आज के समय तकनीक ऐसी आ गई है कि हम खाद और जो दवाएं हैं उनका प्रयोग कम करके लागत को घटा सकते हैं और किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चौरसिया जी, आपने जो बताया कि
रोग प्रबंधन और इसका जो हमें किस तरह से ध्यान रखना है, इसके साथ ही हम संरक्षित खेती की भी बात करेंगे, क्योंकि आज की ज़रूरत है संरक्षित खेती। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि हमारे किसान भाई जो है बेमौसम सब्जियां उगाते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। जी। तो संरक्षित खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, संरक्षित खेती की सबसे पहली शुरुआत होती है ड्रिप इरीगेशन से, अच्छा। कि हम बहा के पानी ना दें, ड्रिप बूंद बूंद से सिंचाई करें और थोड़ी ऊंची उठी हुई बेड बनाएं खेत में। हम देखते हैं बारिश का मौसम आता है, पानी यदि ज़्यादा बरस जाता है तो फसल निकल जाती हैं। जी। थोड़ी हम ऊंची उठी बेड बनाएंगे, नाली बनाएंगे तो पानी की निकासी आसानी से हो जाएगी। हम देखते हैं कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल भी इसलिए प्रभावित हो रही है। हाँ। यदि उसको भी ऊंची उठी बेड पर बनाएंगे तो हम सोयाबीन की फसल फिर से ले पाएंगे। जी। इसी तरह हम बात करते हैं कि 40 मेस की जो कीटरोधी जाली है, नर्सरी को उसमें तैयार करें। आज के समय हम देखते हैं सब्जियों का बीज बहुत महंगा आता है। बिल्कुल। जैसे शिमला मिर्ची की बीज की बात करें, हम निजी क्षेत्र का जो बीज आता है 10 ग्राम का बीज 1700 रुपये का पड़ता है। बताइए। आप बताइए, धान का समर्थन मूल्य 100 किलो का 1700 रुपये है, वहीं हॉर्टिकल्चर में 10 ग्राम का बीज 1700 रुपये का, इतना अंतर है दोनों फसलों में। तो जब इतना महंगा बीज हम लेके ला रहे हैं तो उसको ज़मीन में ना लगाएं, उसको हम कोकोपेट प्रोट्रेक के द्वारा लगाएं। ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, टमाटर मतलब हर है। एक बीज का उपयोग करना है हमें। हाँ, मतलब हमें एक एक बीज का अंकुरण चाहिए। और हम यदि मिट्टी में लगाते हैं तो कई पौधा उग पाता, कहीं नहीं उग पाता, और कई बार जब उसको उखाड़ कर लगाते हैं तो जड़ें जख्मी हो जाती हैं। जी। यदि हम प्रो ट्रे में नर्सरी लगाएंगे तो जड़ें सुरक्षित रहेंगी और 40 मेस की जाली से ढक देंगे, और फिर जब उसको खेत में रोपण करेंगे तो उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो खेत में और अच्छे से परफॉर्म करेगी वो। इसी तरह सिंचाई आपको जो करना है, ड्रिप से करना है, स्प्रिंकलर से करना है। फिर जो किसान भाई यदि संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें वो। अच्छा। जैसे भोपाल में CII नवीबाग में हाँ, हाँ। प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर है, डॉक्टर KVR राव वहाँ पे है। उनके अंडर में आप पहले ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद इस तकनीकी की ओर जाएं, क्योंकि इस तकनीक में जैसे हम बात करें शेड नेट है, पॉली हाउस है, लागत अधिक आती है। जी। क्योंकि अभी तक जिन किसानों ने धान गेहूं की खेती की है और वो क्या करते हैं, पॉली हाउस बना के सोचते हैं अब इसमें सब्जी की खेती करें, तो वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पुराना अनुभव नहीं है। जी। हमारे पास ही बहुत से किसान भाई आते हैं कि हमें ये बना लें, तो हम कहते हैं पहले आप खुले खेत में 3 साल खेती कर लो, अच्छा। ताकि आपको उसकी पैकेज प्रैक्टिस समझ में आ जाए। बिल्कुल। व्यापारी कौन खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो उद्यानिकी फसलें समर्थन मूल्य पे तो कोई खरीदता नहीं है, किसानों को अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू उनको बेचना पड़ता है। जैसे धान गेहूं मूंग को तो गवर्नमेंट समर्थन मूल्य मंडी में खरीद लेती है, लेकिन उद्यानिकी फसलों में किसानों को अपने प्रयास से बेचनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जितने लोग हमारे पास आते थे कि हमें पॉली हाउस बनाना है, शेड नेट, तो हम कहते थे पहले आप 3 साल प्रैक्टिस खुले खेत में करो। खुले खेत में आपकी लागत ज़्यादा नहीं लग रही, उससे आप उसकी पैकेज प्रैक्टिस को समझ जाओगे, उसमें और खरीदने वाले कौन व्यापारी हैं, कौन दलाल हैं, उनसे आपका नेटवर्क बन जाएगा। फिर जब 3 साल खुले खेत में आप कर लोगे, इसके बाद आप इस मॉडल में जाओगे तो आप सफल रहोगे। बिल्कुल। क्योंकि जिन्होंने डायरेक्ट धान गेहूं किया है वो यदि सोचे हम संरक्षित खेती में जाएं, हाँ, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है तो उनके फिर लिए। संभावना ये है कि वो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर दूसरे किसान भी उनको देख के हताश होंगे कि ये तकनीकी अच्छी नहीं है। तकनीकी अपनी जगह है, पर करने वाले को उसकी जानकारी बिल्कुल। होनी चाहिए। तो डॉक्टर चौरसिया साहब, आप यहाँ पर आए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और किसान भाई आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हमें जो है संरक्षित खेती करना है तो पहले उसका प्रशिक्षण ले लें। तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिलवाई, जाहिर सी बात है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और अगला कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं आज्ञा। लेकिन इस समय हो चला है वक्त खबरें खेती की देखने का, तो आप देखते रहे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। नकदी फसलों को दिया जा रहा बढ़ावा, बढ़ेगा उर्वरक सब्सिडी का बोझ। ग्रीष्मकालीन मूंग से निदान नियंत्रण, गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करें, सब्जियों को लीफ माइनर से बचाएं और लाभकारी फूलों की संरक्षित खेती। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विगत दिवस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री को श्री चौहान ने प्रदेश के विश्व विख्यात शरबती और दुरुम गेहूं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश का 2,40,000 टन गेहूं निर्यात हो चुका है। अभी 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात की और संभावना है। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के गेहूं के आयात की इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने निर्यात नीति में प्रदेश द्वारा निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी।
खाद्य सब्सिडी 57% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। अपरिवर्तित रहने का मतलब यह होगा कि सरकार को एक बड़ा सब्सिडी खर्च देना होगा। इसी तरह गैर यूरिया उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख उर्वरक सामग्री फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट की कीमतें भी पिछले 12 महीनों में मार्च 2022 तक क्रमशः 92% और 99% बढ़ी हैं। क्रिसिल ने कहा कि इसके अलावा रूस, बेलारूस और यूक्रेन गैर यूरिया उर्वरक सामग्री के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं तथा रूस यूक्रेन युद्ध स्थिति को और बिगाड़ेगा। गैर यूरिया उर्वरक निर्माताओं के लिए सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के अनुसार सब्सिडी का भुगतान करती है, जिसकी घोषणा इस वित्त वर्ष के लिए की जानी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी भुगतान में किसी भी तरह की देरी या इसमें कम रहने पर उर्वरक निर्माताओं के नकदी प्रवाह पर असर पड़ सकता है और इससे कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ सकती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में निदान नियंत्रण सही समय पर नहीं करने से फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर तथा द्वितीय 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। कतारों में बोई गई फसल में व्हील हो नामक यंत्र द्वारा यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए रबी की फसल की कटाई के उपरांत खेत की गहरी जुताई कर खेत को खाली रखना बहुत ही लाभदायक होता है। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और मिट्टी की सतह पर पड़े फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें एवं खेत में उगे हुए खरपतवार नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बनिक खादों की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता स्तर एवं मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। साथ ही भूमि में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस गहरी जुताई से गर्मी में तेज धूप के कारण खेत की नीचे की सतह पर पनप रहे कीड़े मकोड़े एवं बीमारियों के जीवाणु सतह पर आकर नष्ट हो जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर मृगेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में शासकीय पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल एवं शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण अंतर्गत विगत 18 से 22 अप्रैल तक ग्रामीण आजीविका में आय एवं पर्यावरण सुरक्षा बढ़ाने हेतु जैविक खेती के घटक एवं मृदा परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति ने कहा कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाने के उद्देश्य से भारत भर में हरित क्रांति को अपनाया गया, ताकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति की जा सके। हरित क्रांति से खेती के पारंपरिक तरीकों में काफी गिरावट आई है। कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर के वरिष्ठ पौध संरक्षण वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर जी.एस. चुंडावत ने कद्दू वर्गीय सब्जियों को लीफ माइनर पत्ती सुरंगक कीट से होने वाली क्षति से बचाव का जानकारी दी है। श्री चुंडावत ने बताया कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा लीफ माइनर 13 दिनों के भीतर पत्तियों के सेल के अंदर 160 तक अंडे देती है। यह अंडे 2 से 3 दिनों में फूटते हैं। इल्ली पट्टियों के अंदर सुरंग बनाती है एवं हरित पदार्थ को खाती है, जिससे पट्टियों पर टेढ़ी मेढ़ी रचनाएं बनती हैं। इसकी साल भर में कई पीढ़ियां पाई जाती हैं एवं यह पीले रंग पर काली धारियां वाला होता है। श्री चुंडावत ने जानकारी दी कि लीफ माइनर कीट बहुत ही छोटे होते हैं, पत्तियों के अंदर जाकर सुरंग बनाते हैं। इससे पत्तियों पर सफेद धारी जैसी लकीरें दिखती हैं। जैसे ही लार्वा पत्तियों को खाना शुरू करते हैं, उन पर यह अनियमित आकार सर्कल लाइन पत्ती के दोनों ओर दिखाई देती है और यह पत्ती की नसों तक सीमित रहते हैं। फूलों की संरक्षित खेती कृषकों के लिए खेती का एक नया विकल्प है। संरक्षित खेती द्वारा फसलों को मुख्य जीवित व अजीवित कारकों से सुरक्षा करके उत्पादन करना संभव है। इस पद्धति से उच्च उत्पादकता तथा फूलों की उच्च गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है, जो खुले वातावरण में उगाकर प्राप्त करना असंभव है। इसमें कर्तित फूलों को लंबी अवधि तक उगाकर देश के उच्च बाजारों में बेचा जा सकता है या फिर निर्यात किया जा सकता है। अधिक लाभ तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि व सिंचाई जल का सदुपयोग करके सुरक्षित उत्पादन द्वारा कम क्षेत्रफल में अधिक लाभ लिया जाना संभव है।
जो अन्यथा खुले खेतों में बहुत कम होते हैं। फूलों की संरक्षित खेती से अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। परिनगरीय क्षेत्रों के लिए कर्तित फूलों की संरक्षित खेती अत्यधिक उपयोगी एवं लाभदायक प्रौद्योगिकी है। किसान भाइयों, अच्छी किस्म की केचुआ खाद बनाने के लिए 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा पिट तैयार करते हैं, जिसमें 3 फीट ऊंचाई तक 15 से 25 दिन पुराना गोबर भरते हैं तथा लगभग 100 से 200 केचुए छोड़ देते हैं। गोबर के ऊपर 5 से 15 सेंटीमीटर सूखी पत्तियां डाल दें। इस इकाई में बराबर 15 से 25 दिन तक पानी का छिड़काव करें। इसमें 45% नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 40 से 50 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट बन जाए तो 2 से 5 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर दें। पिट को सीधे तेज धूप, बरसात व बर्फ से बचाने के लिए छप्पर से ढक सकते हैं। जब खाद पकी हुई चाय की पत्ती की तरह दिखे तो खाद तैयार समझें। केचुआ खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक पदार्थ तथा लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि एवं सुधार होता है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और किसान भाइयों, एक ज़रूरी सूचना हम आपको ये देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को यदि आप पुनः प्रसारण देखना चाहते हैं तो रात्रि 11 बजे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। अब हमें दे आज्ञा। नमस्कार।